दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड, टीजीटी पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जीआरएफ के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4। इसमें हम मानचित्र रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न है, मौसम की दशा, शुद्ध सस्य क्षेत्र, बढ़ने का मौसम इत्यादि एक साथ प्रदर्शित किया जा सकता है कैसे? देखिए इर्गोग्राफ में, क्लाइमोग्राफ में, हीदर ग्राफ में या बैंड ग्राफ में आपको बताना है। ऑप्शन है दोस्तों, देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इर्गोग्राफ में। दोस्तों इर्गोग्राफ एक विशेष प्रकार का आलेख है जिसके माध्यम से मौसम की दशा, शुद्ध सस्य क्षेत्र, बढ़ने का मौसम इत्यादि एक साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र के वर्षा और तापमान के वितरण को प्रदर्शित करने की उपयुक्त मात्रात्मक विधि क्या है? तो ये है समताप रेखा विधि। आप जान सकते हैं कि समताप रेखा विधि किसी क्षेत्र के वर्षा और तापमान के वितरण को प्रदर्शित करने की उपयुक्त मात्रात्मक विधि है। अगला प्रश्न सुमेलन से है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए। इसमें मानचित्रण विधि और मानचित्र का सुमेलन करना है। सममान रेखा ये तापमान के वितरण से संबंधित है। वर्णमात्री रेखा जनसंख्या घनत्व से संबंधित है। रंगत रेखी या कोरोक्रोमेटिक रेखाएं दोस्तों ये भूमि उपयोग से संबंधित हैं। और वर्ण प्रतीकी यानी कोरोस्टिक्यूमेटिक ये जो रेखाएं हैं, कोरोस्टिमेटिक दोस्तों ये खनिजों के वितरण से संबंधित हैं। डी का 1 हो जाएगा। तो सही सुमेलन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 4, 3 और 1। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली सूची में आंकड़ों के प्रकार और दूसरे में आरेख के प्रकार दिए गए हैं। यातायात प्रवाह ये माना रेख यानी कार्टोग्राम से प्रदर्शित किया जाता है। जनसंख्या घनत्व को आप जानते हैं वर्णमात्री रेखा से। भूमि उपयोग ये आप पाई आरेख से प्रदर्शित कर सकते हैं। और तापमान सममान रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए 3, 1, 4 और 2, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 3, 1, 4 और 2 ऑप्शन सी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिश्रित पिरामिड है माना रेख, एक बिमी आरेख, द्विबिमी आरेख या त्रिबिमी आरेख आपको बताना है। तो सही उत्तर है मिश्रित पिरामिड एक बिमी आरेख है। दोस्तों आयु वर्ग और लिंग के अतिरिक्त जनसंख्या के अन्य लक्षणों की तुलना करने के लिए मिश्रित पिरामिड का प्रयोग किया जाता है और यह एक बिमी आरेख होता है। अगला प्रश्न है, माध्य विचलन न्यूनतम होगा जब विचलनों को मापा जाएगा किससे? माध्य से, माध्यिका से, बहुलक से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है माध्य विचलन तब न्यूनतम होगा जब विचलनों को माध्यिका से मापा जाए। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें आपके प्रक्षेप और उपयुक्तता के जो है एक दूसरे से सुमेलित करना है। देखिए पहला है समक्षेत्र बेलनाकार। तो समक्षेत्र बेलनाकार ये सही आकार एवं सापेक्षिक क्षेत्रफल के निर्धारण में नाविक चार्ट बनाने के लिए यानी ए का आपका दूसरा हो जाएगा। मर्केटर, तो ये मर्केटर नाविक चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए समक्षेत्र बेलनाकार सही आकार और सापेक्षिक क्षेत्रफल के निर्धारण में मर्केटर नाविक चार्ट बनाने के लिए। बहुशंक्वाकार ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप अथवा अफ्रीका को दर्शाने के लिए। और बोन प्रक्षेप ये वितरण प्रतिरूपों विशेषतः उष्णकटिबंधी और उपोष्णकटिबंधी फलकों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो 2, 1, 3, 4 आपका सही मिलान हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई में सागरी जल के घनत्व में तेजी से हो रहे परिवर्तन को दर्शाता है? ऑप्शन है आपके हैलोक्लाइन, पाइनोक्लाइन, आइसोक्लाइन या इकोक्लाइन। तो सही उत्तर ऑप्शन ए है हैलोक्लाइन। दोस्तों 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई में सागरी जल के घनत्व में
जो तेजी से परिवर्तन होता है उसको हैलोक्लाइन से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानक विचलन के विचलनों की गणना किससे की जाती है? ऑप्शन देखिए, माध्यिका से, बहुलक से, समानांतर माध्य से या सहसंबंध से। तो सही उत्तर है दोस्तों, मानक विचलन में विचलनों की गणना समानांतर माध्य से की जाती है। मानक विचलन माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य धनात्मक वर्गमूल है, इसलिए यदि 5 मान x1, x2, x3, x4, x5 हैं तो सबसे पहले इनका माध्य निकाला जाएगा। इसके बाद माध्य से मानों के विचलन परिकलित किए जाएंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न है, मानक, माध्य, मानक विचलन, माध्य माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन और माध्य विचलन, ये सारी चीज़ें सांख्यिकी से संबंधित हैं। और आप जानते हैं कि भूगोल में भी आंकिक गणनाओं में, मानचित्र आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ये आरेख प्रदर्शित कर रहा है, देखिए x मान, y मान है, तो ये आरेख किस तरह का संबंध दिखा रहा है? तो जब ये 0 से सीधे रेखा इधर देखिए बढ़ती जा रही है तो ये पूर्ण धनात्मक सहसंबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथन पर विचार करते हुए दिए गए कूट के आधार से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है कि सुदूर संवेदी और भौगोलिक सूचना तंत्र यानी GIS दोनों ही स्थानिक महत्व की परिघटनाओं के विश्लेषण से संबद्ध हैं। कारण है कि सुदूर संवेदी तथा भौगोलिक सुरक्षा तंत्र दोस्तों ये आंकड़े प्रदान करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आप देख सकते हैं कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, GIS का किसका जो है लघु रूप है, आपको बताना है। GIS आपको बताना है, GIS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये GIS इसको शॉर्ट में कहा जाता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको भौगोलिक सूचना तंत्र हिंदी में कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, समोच्च रेखाएं क्या होती हैं? दोस्तों, समोच्च रेखाएं ऐसी रेखाएं हैं जो समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली खींची गई रेखाएं हैं। दोस्तों, समुद्र तल से समान ऊंचाई पर वाले पाए जाने वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा या आइसोहिप्से कहा जाता है, और समान गहराई के समुद्र तल को मिलाने वाली रेखा को आइसोबाथ कहा जाता है। तो समोच्च रेखाएं समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई रेखाएं समोच्च रेखाएं होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, कठिन है। समोच्च रेखाओं को आंग्ल भाषा में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, आइसोहिप्से। आइसोहिप्से का हिंदी समोच्च रेखाएं होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक उपयोगी है? मर्केटर प्रक्षेप, नौमोनिक प्रक्षेप, ज्वावक्रीय प्रक्षेप या मालवीय प्रक्षेप? तो सही उत्तर है मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर प्रक्षेप एक शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। इस प्रक्षेप का प्रयोग नौ संचालन यानी नेविगेशन में किया जाता है, और ये प्रक्षेप पवनों की दिशा और महासागरीय जलधाराओं को प्रदर्शित करने के लिए भी उपयोगी है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि कौन सा जोड़ा गलत है, तो 3 ऑप्शन इसमें सही होंगे, एक आपका गलत होगा। तो देखिए, आइसोहाइट ये वर्षा, तो ये सही सुमेलित है। आइसोहाइट वर्षा को, समान वर्षा वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखाएं हैं। आइसोबार्स ये दबाव को, तो ये भी सही है। आइसोथर्म्स ये तापमान को, और आइसोहेल्स, देखिए दोस्तों, आइसोहेल्स आर्द्रता, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि जोड़ा सही नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आइसोहाइट समान वर्षा वाले स्थान, आइसोबार समान वायुदाब वाले स्थान, आइसोथर्म्स समान तापमान वाले स्थान, और आइसोहेल्स समान सूर्यातप की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली, इनको कहा जाए समधूप रेखाएं कहा जाता है। तो आइसोहेल्स आर्द्रता नहीं, लेकिन सूर्यातप की समान मात्रा प्राप्त करने वाले रेखाएं होती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं। आइसोहेलाइन ये समान लवणीयता के बिंदुओं को दर्शाने वाली रेखाएं हैं। आइसोनिप समान हिम स्थान को जोड़ने वाली रेखा,
और आइसोनेप ये समान औसत मेघाच्छन्नता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आइसोबार किससे संबंधित है? तो उत्तर है आइसोबार वायुदाब से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित विधियों में कौन सी मानचित्र पर वायुदाब वितरण को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो आप जानते हैं समदाब रेखाएं या आइसोबार्स ये मानचित्र पर वायुदाब वितरण को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। आइसोहेलाइन संबंध किसको दर्शाता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, आइसोहेलाइन समान लवणता वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखाओं को आइसोहेलाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची 1 में क्या है आप देख सकते हैं कि देखिए समक्षेत्र बेलनाकार नाविक चार्ट बनाने के लिए, मर्केटर सही आकार और देख सकते हैं आप दोस्तों निरूपक भिन्न एक संबंधी 20,000 किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 हेक्टोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 हेक्टोमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 2 डेकामीटर। तो दोस्तों निरूपक भिन्न को आपको तैयार करना होगा और जो हमारे मापन के आंकड़े हैं या मापन के जो सूत्र होते हैं फार्मूले उनको आप तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों एक निरूपक भिन्न पर एक संबंधी 20,000 1 सेंटीमीटर बराबर 2 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को नहीं खींचा जा सकता है? तो देखिए नौमोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को नहीं खींचा जा सकता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों त्रिविम या 3 डायमेंशनल ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप और ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को खींचा जा सकता है, लेकिन नोमोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को नहीं खींचा जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप है आपको बताना है? गाल प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप, साधारण बेलनाकार प्रक्षेप या बहुशंक्वाकार प्रक्षेप। तो सही उत्तर है मर्केटर प्रक्षेप दोस्तों यथाकृतिक प्रक्षेप है और यह प्रक्षेप एक गणितीय सूत्र पर आधारित है, इसलिए यह एक यथाकृतिक प्रक्षेप है। इसमें आकृति को सही बनाए रखा जाता है और इस प्रक्षेप में अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है, एक मानचित्र निरूपक भिन्न आरएफ एक संबंधी 4 लाख पर बनाया गया है। उस मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा धरातल के कितने दूरी को दर्शाएगी? तो आप इसको सेट कर सकते हैं कि एक मानचित्र निरूपक भिन्न दोस्तों जब एक संबंधी 4 लाख पर बनाया गया है तो उस मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा धरातल के 20 किलोमीटर को दर्शाएगी। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं, भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई और गहराई के क्षेत्र को किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? उत्तर है उच्चादर्शी वक्र। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उच्चादर्शी वक्र द्वारा दोस्तों भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई और गहराई के क्षेत्र को दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो इसमें 3 कथन गलत और 1 कथन आपका सही होगा। देखिए यह एक स्थान पर तापमान और वायुदाब के बीच का सहसंबंध गुणांक 3.5 है। दूसरा है कि प्रमाप विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। तीसरा है प्रमाप विचलन का वर्ग विचरण गुणांक कहलाता है। और चौथा है लारेंज वक्र किसी समंक श्रेणी के अपकिरण को प्रदर्शित करने की एक आलेखी विधि है। तो इसमें आपको सही कथन चुनना था। सही कथन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों लारेंज वक्र किसी समंक श्रेणी के अपकिरण को प्रदर्शित करने की एक आलेखी विधि है और अन्य विकल्प आपके सही नहीं हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्यिका, माध्य और बहुलक द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? दोस्तों देखिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए मुख्यतः 3 भाग में इसको विभाजित किया जाता है। ऑप्शन सी आपके सही उत्तर हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रसरण का माप जो गणितीय माध्य के नकारात्मक गुणांक से मुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है? औसत विचलन, मानक विचलन, विभिन्नता गुणांक या चतुर्थांक विचलन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, औसत विचलन। दोस्तों औसत विचलन को माध्य विचलन या मीन डेविएशन भी कहा जाता है। औसत विचलन प्रसरण की वह माप है जो गणितीय माध्य के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त होता है। अगला प्रश्न है, गणितीय माध्य से सभी विचलनों का योग सदैव होता है कितना? 0, 1, -1 या +2.49। तो सही उत्तर है दोस्तों, किसी आंकड़ों के समूह का उनके गणितीय माध्य से सभी विचलनों का योग हमेशा 0 होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तकनीकों में से किसे अवस्थिति विशिष्ट आंकड़ों के मानचित्रण में उच्च परास के मानों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? वृत्तारेख, वलयारेख, गोलीय आरेख या फिर मिश्रित दंडारेख। तो याद रखिएगा दोस्तों, अवस्थिति विशिष्ट आंकड़ों के मानचित्रण में उच्च परास के मानों को प्रदर्शित करने के लिए मिश्रित दंडारेख का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है, लोक्सोड्रम नाम की सीधी रेखा खींची जाती है किस प्रक्षेप पर? तो सही उत्तर है, लोक्सोड्रम नामक सीधी रेखा मर्केटर प्रक्षेप पर खींची जाती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, एक समांगी प्रदेश में उच्च विभिन्नता वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाता है कैसे? आइसोप्लेथ मानचित्र पर, डेसीमेट्रिक मानचित्र द्वारा, कोरोप्लेथ मानचित्र पे या कोरोक्रोमैटिक मानचित्र द्वारा। तो दोस्तों एक समांगी प्रदेश में उच्च विभिन्नता वाले क्षेत्रों को आइसोप्लेथ, देखिए आइसोप्लेथ नामक मानचित्र द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सिन्यूसाइडल प्रक्षेप के बारे में सत्य नहीं है? देखिए यह समक्षेत्र प्रक्षेप है, ये सही है। सभी अक्षांश रेखाओं का मापक सही होता है, सही है। सभी देशांतर रेखाओं पर मापक सही होता है, ये सही नहीं है। और केंद्रीय देशांतर रेखा से दूर आकृति विकृत होती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सिन्यूसाइडल प्रक्षेप पर केंद्रीय देशांतर रेखा सीधी होती है, इसकी लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है और सभी देशांतर रेखाओं पर मापक सही नहीं होता है, इसलिए विकल्प सी सही नहीं है। अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन संसार में चावल की कृषि के प्रदर्शन के लिए सबसे उपयुक्त मानचित्र प्रक्षेप है? बोन प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप, मालवीड प्रक्षेप या साधारण बेलनाकार प्रक्षेप। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, साधारण बेलनाकार प्रक्षेप। दोस्तों ये चावल, नारियल, केला, कॉफ़ी, चाय, कोकोआ, रबर, गन्ना जैसी उष्णकटिबंधीय कृषि के प्रदर्शन के लिए सबसे उपयुक्त मानचित्र प्रक्षेप है। अगला प्रश्न है, जो आरेख कई रेखाओं द्वारा योग और उसके भागों को दिखाता है उसे क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ, हीदर ग्राफ, बैंड ग्राफ या बार ग्राफ। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैंड ग्राफ। दोस्तों पट्टीदार वक्र अथवा बैंड ग्राफ के अंतर्गत कई रेखाओं द्वारा योग तथा उसके भागों को दिखाया जाता है, इसे मिश्रित रेखा आरेखण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा की लंबाई सही होती है किस पर? मालवीड प्रक्षेप पर, गाल प्रक्षेप पर, बहुशंक्वाकार प्रक्षेप पर या सिन्यूसाइडल प्रक्षेप पर। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, सिन्यूसाइडल प्रक्षेप। दोस्तों सिन्यूसॉइडल प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा सहित सभी अक्षांश रेखाओं की मापनी शुद्ध होती है। अगला प्रश्न है, बोन प्रक्षेप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। इसमें आपको बताना है कि कौन से सही हैं। तो यह एक शुद्ध आकृति प्रक्षेप है, ये आपका सही नहीं है। यह एक शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप है, बोन प्रक्षेप सही है। इसकी अक्षांश रेखाएं संकेंद्रीय चाप होती हैं, सही है। और केवल मध्य देशांतर रेखा सीधी रेखा होती है, ये भी सही है। तो दोस्तों बोन प्रक्षेप के बारे में 2, 3 और 4 कथन सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बोन प्रक्षेप एक शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप है, इसकी केंद्रीय यानी माध्य देशांतर रेखा सीधी और अन्य वक्री होती हैं। अक्षांशीय रेखाएं संकेंद्रीय चाप के रूप में समान अंतराल पर होती हैं और ये समान क्षेत्रफल को दर्शाता है, लेकिन इसके चारों कोनों उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में विकृति पाई जाती है।
अगला प्रश्न है आइसोजोनिक रेखाएं उन स्थानों को मिलाकर खींची जाती है जहां पर, तो याद रखिएगा आइसोजोनिक रेखाएं उन स्थानों पर खींची जाती हैं जहां पर चुंबकीय झुकाव समान होता है। इनको आइसोगोनिक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यानी n बराबर 10 तो सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 99, तो कोटि सहसंबंध गुणांक का मान कितना होगा। देखिए कोटि सहसंबंध गुणांक का मान 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे n क्यूब माइनस n होता है। तो जब आप इस फार्मूले पर सेट करेंगे तो सही उत्तर आपका 0.40 आ जाएगा। ये आपका सहसंबंध गुणांक का मान। अगला प्रश्न है प्रकीर्णन का माप क्या होता है। तो उत्तर है दोस्तों प्रकीर्णन का माप है प्रमाप विचलन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। प्रकीर्णन का माप प्रमाप विचलन होता है। अगला प्रश्न है घटते मापक के आधार पर मानचित्र का सही क्रम क्या है। देखिए सही उत्तर हो जाएगा घटते मापक के आधार पर भूसंपत्ति, स्थलाकृति, दीवारी और एटलस। तो भूसंपत्ति, स्थलाकृतिक, दीवारी और एटलस ये घटते मापक के आधार पर मानचित्र का सही क्रम है। अगला प्रश्न दोस्तों कथन कारण से संबंधित है। कथन है आपका कि निकटतम प्रतिवेशी विश्लेषण अधिवासों के क्षेत्रीय वितरण प्रारूप को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कारण है कि अधिवासों के क्षेत्रीय वितरण प्रारूप आर्यन मापनी द्वारा ज्ञात की जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से लारेंज वक्र किसके लिए उपयुक्त है। तो आप जानते हैं लारेंज वक्र दोस्तों लारेंज वक्र 45 डिग्री रेखा के सापेक्ष आय के संकेंद्रण को दर्शाने के लिए उपयुक्त है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि 45 डिग्री रेखा के सापेक्ष आय के संकेंद्रण को लारेंज वक्र इसके लिए उपयुक्त है और वक्र के आकार में परिक्षेपण अनुमान प्रस्तुत करने वाली आरेखीय विधि लारेंज वक्र कही जाती है। इसका प्रयोग संचयी रूप में व्यक्त सूचनाओं की असमानता की मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए निम्नांकित में से कौन सा बहुचरीय सहसंबंध गुणांक को दर्शाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा R1.23। देखिए याद रखने वाला ये प्रश्न है, याद रखिएगा R1.23 बहुचरीय सहसंबंध गुणांक को दर्शाता है और बहुचरीय सहसंबंध गुणांक को x1 और इसके अनुमान को E1.23 के बीच सरल सहसंबंध गुणांक के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसे सामान्यतः R1.23 के रूप में दर्शाया जाता है और इसको इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला आपका दिया है। अगला प्रश्न है ग्रामीण अधिवासों के स्थानिक वितरण को प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन किया जा सकता है। कैसे? दीवारी मानचित्र द्वारा, भूसंपत्ति मानचित्र द्वारा, स्थलाकृतिक मानचित्र द्वारा या फिर एटलस मानचित्र द्वारा। दोस्तों देखिए ग्रामीण अधिवासों के स्थानिक वितरण प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन स्थलाकृतिक मानचित्र द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। सूची 1 में प्रमाप की तकनीकें और सूची 2 में उनके प्रतिपादकों से आपको मिलान करना है। सामाजिक अंतर मापक ये बोगाडिस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। स्केलोग्राम दोस्तों गटमैन के द्वारा। इसके अलावा अंतरात्मक मापक ये आपका थर्स्टन के द्वारा और संकलित दर मापक लिंकर्ट द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा देखिए 2, 3, 1, 4 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से प्रतिगमन तकनीकी के कौन सा एक क्रम संभाव्य प्रतिचयन का भाग है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दैव, स्तरीकृत, क्रमबद्ध और गुच्छित। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दैव यानी रैंडम, स्तरीकृत यानी स्ट्रेटिफाइड, क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक और गुच्छित यानी क्लस्टर ये प्रतिगमन तकनीकी का एक क्रम संभाव्य प्रतिचयन का भाग है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए ये सांख्यिकी से रिलेटेड है। आपको बताना है कि संख्या 6, 4, 8, 2, 12, 10, 15 में माध्यिका का मान क्या होगा।
सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में आप व्यवस्थित कर लीजिए, 2 4 6 8 10 12 15। मध्य अंक इसका कितना आ रहा है 8, तो इसलिए माध्यिका 8 होगी। इसमें आधे अंक 8 से कम और आधे 8 से अधिक हैं, इसलिए इसकी माध्यिका 8 हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से किस मानचित्रीय विधि का सामान्यतः उपयोग जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? समोच्च रेखा, वर्ण मानचित्र, बिंदु विधि या समदाब मानचित्र? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ण मानचित्र। वर्ण मानचित्र, जिसको कोरोप्लेथ कहा जाता है, इस विधि का प्रयोग सामान्यतः जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित मूल्यों में से कौन से बिंदु वितरण का यादृच्छिक प्रतिरूप दर्शाता है? 0, 1, 1.35 या 2.14? तो सही उत्तर है बी, 1। 1 जो है 1.0 बिंदु वितरण का यादृच्छिक प्रतिरूप दर्शाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्धतियों में से किसमें अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है? देखिए, वर्ण प्रतीकी, वर्ण वर्णक्रता, सममान रेखा या वर्ण मात्री? तो सही उत्तर है सममान रेखा। सममान रेखा पद्धति में अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1/3000 पर बने मानचित्र को 3 गुना बड़ा किया गया है, विस्तारित मानचित्र की मापनी कितनी होगी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1/1000। देखिए, 1/3000 पर बने मानचित्र को जब 3 गुना कर देंगे तो विस्तारित मानचित्र की मापनी 1/1000 हो जाएगी। और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र नहीं है? ऑप्शन है आपके जनसंख्या घनत्व दिखाने वाला मानचित्र, खनिजों का वितरण, जूट उत्पादक क्षेत्रों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र, या फिर मापक वन एक संबंधी 50,000 पर बना धरातल पत्रक? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मापक 1/50,000 पर बना धरातल पत्रक। ये थीमेटिक मानचित्र नहीं है दोस्तों। देखिए, मापक के आधार पर बना धरातल वक्र थीमेटिक मानचित्र नहीं है, जबकि जनसंख्या घनत्व दिखाने वाला मानचित्र, खनिजों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र और जूट उत्पादक क्षेत्रों को दिखाने वाला मानचित्र थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? दंड आरेख, आयत चित्र, पाई आरेख या फिर रेखा ग्राफ? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयत चित्र। आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए आयत चित्र सर्वाधिक उपयुक्त है और आयत चित्र एक द्विविमीय आरेख होता है। आयत चित्र दंड आरेख के समान दिखता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से माध्यिका कौन सा है? देखिए, इसमें है सारणी में एक ऐसा अंक जिसके आसपास अन्य अंक समकेंद्रित हों, ये सही नहीं है। अंकों के योग्य को उनकी संख्या से भाग देने से प्राप्त अंक, ये भी नहीं है। श्रेणी में अधिकतम आवृत्ति में पाया जाने वाला अंक, ये भी नहीं है। और सारणी को 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाला मध्य का अंक? तो सही उत्तर हो जाएगा माध्यिका सारणी को 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाला मध्य का अंक होता है। दोस्तों, माध्यिका जो है बहुत सही माप होती है। सारणी को 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाला मध्य का अंक माध्यिका है। माध्यिका उस चर का स्थितिक मान है जो वितरण को 2 समान भागों में बांट देता है। एक भाग के अंतर्गत सभी मान माध्यिका से अधिक या उसके बराबर होते हैं और दूसरे भाग के सभी मान उससे कम या उसके बराबर होते हैं। अगला प्रश्न और आज की जो वीडियो है इसका आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सी द्विचरीय सहसंबंध की विधि नहीं है? कार्ल पियर्सन की गुणांक विधि, आंशिक सहसंबंध विधि, स्पीयरमैन का कोटि गुणांक विधि या सहसंबंध की न्यूनतम वर्ग विधि? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंशिक सहसंबंध विधि। देखिए, द्विचरीय सहसंबंध की विधियां कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध और सहसंबंध की न्यूनतम वर्ग विधि है। आंशिक सहसंबंध विधि ये द्विचरीय सहसंबंध की विधि नहीं है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने मानचित्र रेखाओं से संबंधित जो शेष प्रश्न थे उनको कवर किया और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं
जैसे एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान, टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भूगोल, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद दोस्तों हम स्थल मंडल खंड को प्रारंभ करेंगे। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अन्य किसी समस्या में या किसी प्रकार के कन्फ्यूजन में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।